जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का सबसे डरावना चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसे देख के अक्सर क्लास 12 के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। लेकिन अब इस चैप्टर से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बने, आप बिना किसी झिझक के वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इतनी आसानी से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं। कह रहा है इंडिया इज एंडोड विद रिच वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ड्यू टू इट्स वेराइड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हम सबको पता है कि इंडिया में हिमालय से लेके प्लेट्यूज, फिर प्लेन्स, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। इस वजह से हमें वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज भी इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब ये कह रहा है कि बल्क ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स आर प्रोडक्ट ऑफ प्री पैलियोजोइक एज एंड आर मेनली एसोसिएटेड विद मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। कह रहा है कि जहां पे भी हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, ये ज्यादातर मिलेंगे हमें प्री पैलियोजोइक एज के। अब ये क्या है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग अर्थ की जो एज है उनसे हमने कई हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पैलेजोइक है, मेसोजोइक है, सेनोजोइक है। तो प्री पैलेजोइक, बस ये याद रखो कि बहुत पुरानी एज के हमारे यहाँ जो स्टोन्स हैं, जो रॉक्स हैं, वहां पे हमें मिनरल्स मिलते हैं। और सबसे ज्यादा हमें मिलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में और इग्नियस रॉक्स में, पेनिनसुला इंडिया वाले पार्ट में। अब ये पेनिनसुला इंडिया वाला पार्ट कौन सा है? ये जो नीचे वाला है, ये जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ जो हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं पेनिनसुला इंडिया। आगे कह रहा है द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज डिवॉइड ऑफ मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक यूज। इसके ठीक ऊपर जो हमारा ये ग्रेट प्लेन वाला जो हिस्सा आता है, कह रहा है कि यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे मिनरल्स देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक यूज वाले। द मिनरल रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मिनरल रिसोर्सेज जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, ये हम सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। आगे डेफिनेशन दी हुई है कि मिनरल एक्चुअली होता क्या है। तो अ मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस, एक नेचुरल चीज है जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकती है और इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। अब ऑर्गेनिक क्या होता है? तो ऑर्गेनिक होता है जैसे पुराने ट्रीज हैं, पुराने एनिमल्स हैं, बहुत पुराने एनिमल्स हैं, उनके जो फॉसिल्स हैं, ठीक है, उन फॉसिल से मिलके बनते हैं फिर मिनरल्स। ठीक है, तो वो होते हैं ऑर्गेनिक। इन सब को छोड़ के, पुराने ट्रीज, एनिमल्स, इन सब के फॉसिल्स को छोड़ के जितने भी मिनरल्स हमारे पास होंगे वो आएंगे इनऑर्गेनिक कैटेगरी में। तो एक मिनरल क्या होता है? एक नेचुरल सब्सटेंस है, एक नेचुरल चीज है जो ऑर्गेनिक भी हो सकती है ओरिजिन में और इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। और हर एक मिनरल की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हर एक इंसान, ऐसे समझ लो कि अलग अलग ट्रेड्स होती है हर एक इंसान में, उसी तरीके से हर एक मिनरल भी अलग अलग केमिकल का बना हुआ होता है और अलग अलग तरीके से वो दिखता है। अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग प्रेशर में अलग तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो आगे हमारी बुक ने हमें एक माइंड मैप किया हुआ है जिसमें हमें बताया हुआ है टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन शॉर्ट। तो मिनरल्स जो हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मेटेलिक और दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक। अब मेटल क्या होता है, ये आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो मेटेलिक मिनरल्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फेरस मिनरल्स और दूसरे होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें कि आयरन होता है, जैसे कि आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया। नॉन फेरस मिनरल्स वो है, नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स वो है जिनमें आयरन नहीं होता, जैसे कि कॉपर और बॉक्साइट। इसके बाद आते हैं नॉन मेटल्स। मेटल के अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। फिर आ जाएंगे फ्यूल मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और इसके अलावा बाकी क्या नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमारे पास है, जैसे कि माइका है, लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट है, ईटीसी। ये सारे हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले हमारे पास आते हैं मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स वो जिनसे कि हम लोग मेटल निकालते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ मेटल्स, इन्हें हम क्या बोलेंगे? मेटेलिक मिनरल्स बोलेंगे। जैसे कि आयरन ओर है, कॉपर है, ईटीसी। आयरन ओर से क्या निकलता है? आयरन निकलता है, कॉपर निकलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? मेटेलिक मिनरल्स है। अभी कह रहे हैं कि मेटेलिक मिनरल्स को भी हम फेरस और नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको साइंस हल्का फुल्का भी आता है तो आपको पता होगा कि साइंस की लैंग्वेज में आयरन को फेरस कहा जाता है। तो फेरस मिनरल्स, फेरस मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें कि आयरन होता है, और नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है कि ऑल दोज मिनरल्स विच हैव आयरन कंटेंट आर फेरस। वही जो अभी मैंने आपको बताया, जिनमें आयरन होगा वो फेरस मिनरल्स है, जैसे कि आयरन ओर इटसेल्फ। और वो मिनरल्स जिनमें आयरन नहीं होगा उन्हें हम कहते हैं नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स, जैसे कि कॉपर है, बॉक्साइट है। यहाँ पे देखिए, ये है कॉपर और ये है आयरन।
अब सेकंड हमारे पास कैटेगरी आती है नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। अब सीधी सी बात है, इसके नाम से पता चल रहा है वो मिनरल्स जिनमें मेटल नहीं होगा वो क्या होंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होंगे। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मिनरल्स वही हैं जो मैंने आपको अभी बताया पिछले स्लाइड में, जो कभी ना कभी किसी लिविंग बीइंग जो है वो दब जाते हैं, फिर टेम्परेचर प्रेशर वो सारी चीजें मिलके वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत टाइम लगता है, हजारों लाखों साल लगते हैं ये प्रोसेस होने में। तो ऑर्गेनिक मिनरल्स किसी ना किसी लिविंग बीइंग, चाहे लिविंग एनिमल है चाहे लिविंग ट्री है, उससे बने हुए होते हैं। इनऑर्गेनिक, इन सारी चीजों के अलावा, लिविंग थिंग्स के अलावा सारे मिनरल्स जो है इनऑर्गेनिक कहलाएंगे। ठीक है। अब ऑर्गेनिक मिनरल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जो पुराने बरीड एनिमल्स है, बरीड प्लांट्स है, ठीक है, उनके रिमेन से बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक मिनरल्स है। इनऑर्गेनिक मिनरल्स इन सब के अलावा क्या क्या हो जाएंगे, माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, ईटीसी, ये यहाँ पे किसी भी तरह का फॉसिल आपको नजर नहीं आए। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो पेट्रोल है वो किससे बनता है, फॉसिल से बनता है। अब मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है, हमारी बुक के हिसाब से। तो सबसे पहली चीज तो ये कि दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सीधी सी बात है, हर जगह आपको सेम क्वांटिटी में तो मिनरल्स मिलने वाले नहीं है। फिर ये कह रहा है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब ये कि अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो मिनरल आपको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। तो इनवर्स रिलेशन है, क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी कम है, और अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर कह रहा है कि ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे मिनरल्स खत्म हो जाएंगे। अर्थ सरफेस में पाए जाने वाले जितने भी मिनरल्स हैं जो भी आपको नजर आ रहे हैं, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो दे आर एग्जॉस्टिबल। दीज टेक लॉन्ग टू डेवलप नेचुरली एंड दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश इमीडिएटली। ठीक है, इन्हें बहुत टाइम लगता है नेचुरली बनने में। हालांकि आप साइंटिफिक तरीके से बना तो सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि अगर नेचुरली अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये दोबारा बनने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। दस दे हैव टू बी कंजर्व्ड एंड नॉट ओवर यूज। तो इन्हें कंजर्व करने की जरूरत है और इन्हें इनका ओवर यूज हमें कम से कम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हमारी बुक हमसे कह रही है फर्स्ट पॉइंट में, मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया ऑकर इन द पेनिनसुलर प्लेटो। तो ये जो मेटेलिक मिनरल्स हैं आपको कहाँ पे मिलेंगे, पेनिनसुला प्लेटो में मिलेंगे, यानी कि इस वाले हिस्से में मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी कहाँ मिलेंगे, कौन से रॉक्स में मिलेंगे, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स में ये देखने को मिलेंगे। अब सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है कि ओवर 97% ऑफ कोल रिजर्व्स ऑकर इन द वैलीज ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। ठीक है, ये जो रिवर बेसिन्स है, दामोदर रिवर है, सोन रिवर है, महानदी रिवर है, गोदावरी रिवर है, इनकी वैलीज में 97% कोल हमें यहीं पे मिलता है। फिर कह रहा है कि पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द सेडिमेंट्री बेसिन, सेडिमेंट्री रॉक्स में ये मिलेंगे, और कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, असम में, गुजरात में और मुंबई हाई में, ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज ऑकर टू द ईस्ट ऑफ लाइन लिंकिंग मैंगलुरु एंड कानपुर। अब ज्यादातर मिनरल्स आपको इंडिया में कहाँ मिलते हैं, सपोज हम लोग यहाँ ये कर्नाटका में मैंगलोर है और यहाँ यूपी में है हमारा कानपुर। अगर हम इनके बीच में एक लाइन ऐसे करके खींच दें तो ज्यादातर जो इंडिया में मिनरल्स मिलते हैं वो इसके ईस्ट में मिलते हैं, इस वाली डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहे हैं कि इंडिया में जो मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है कि इंडिया में जो मिनरल्स हैं वो जनरली आपको 3 बेल्ट में देखने को मिलेंगे। अब वो कौन कौन सी बेल्ट है, सबसे पहली जो बेल्ट आती है वो आती है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ एंड ईस्टर्न ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्टर्न ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये कह रहा है कि सबसे पहली बेल्ट ये है। इसमें झारखंड का छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आ जाता है। यहाँ पे आपको आयरन ओर देखने को मिलेगा, कोल देखने को मिलेगा, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, ये सारे मिनरल्स आपको इस बेल्ट में मिल जाएंगे। फिर ये कह रहा है कि मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर बीइंग लोकेटेड इन दिस रीजन। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में ज्यादातर आपको इसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आयरन और भी हमें मिल जा रहा है और यहाँ पे हमें कोल भी मिल जा रहा है, अभी आप आगे जाके देखेंगे। ठीक है। सेकंड बेल्ट आती है हमारी कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला वाली बेल्ट।
ये कह रहा है कि इस बेल्ट में आपको फेरस मेटल्स ज्यादा मिलेंगे और बॉक्साइट बहुत अच्छा खासा मिलेगा। फेरस मेटल्स वो होते हैं जो अभी मैंने बताया आपको, जिनमें कि आयरन होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा मिनरल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा? बॉक्साइट देखने को मिलेगा। इसके बाद ये कह रहा है कि इस बेल्ट में आपको अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर देखने को मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मैग्नीज, लाइमस्टोन, ये सारी चीजें पे आपको देखने को मिलती है। ये कह रहा है कि इस बेल्ट में आपको कोल डिपॉजिट्स हालांकि कम देखने को मिलेंगे, लेकिन नेवेली लिग्नाइट में अच्छे खासे कोल डिपॉजिट्स है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेवेली कहाँ है? नेवेली हमारा है तमिलनाडु। ठीक है, इस पूरी बेल्ट में हालांकि कोल रिजर्व्स कम है, कोयला आपको कम मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक नवेली बेल्ट है, वहां पे आपको अच्छा खासा कोल मिल जाएगा, कोल डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। आगे कह रहा है कि केरला के पास मोनाजाइट एंड थोरियम मिलता है और बॉक्साइट क्ले भी मिलती है। ये रहा हमारा केरला, यहाँ पे आपको मोनाजाइट और थोरियम भी मिलेगा, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी में काम आते हैं, और बॉक्साइट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। गोवा के पास भी आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं। ये है हमारा गोवा, और यहाँ पे आपको आयरन ओर डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, थर्ड हमारे पास जो बेल्ट आती है वो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ये कह रहा है कि ये बेल्ट आपको मिलेगी अरावली रेंज के बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, ये हमारी अरावली रेंज है, यहाँ पे आपको मिलेगी ये थर्ड बेल्ट। ये कह रहा है कि राजस्थान के हिस्से में आपको देखने को मिलेगी और कुछ हिस्सा इसका गुजरात में देखने को मिलेगा। ये पूरी जो बेल्ट है दो स्टेट्स में फैली हुई है, एक है राजस्थान और दूसरा है गुजरात। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो आपको मिनरल्स मिलेंगे वो धारवाड़ रॉक सिस्टम के मिलेंगे। अब ये रॉक सिस्टम क्या होता है बच्चों? ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। हमारे पास कई तरह के रॉक्स होते हैं, आर्कियन होता है, धारवाड़ होता है, कुविंद होता है, विंध्यन होता है, बहुत सारे होते हैं। तो आपको बस ये याद रखना, ये एक पर्टिकुलर रॉक सिस्टम है, धारवाड़ रॉक सिस्टम। यहाँ पे यानी कि इस वाली बेल्ट पे, नॉर्थ वेस्टर्न वाली बेल्ट में जो आपको रॉक्स मिलेंगे वो धारवाड़ मिलेंगे, और यहीं से आपको मिनरल्स निकालने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं? कॉपर है और जिंक है। अभी कह रहे हैं कि राजस्थान में आपको बिल्डिंग स्टोन्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे मिनरल्स जो कि बिल्डिंग में काम आते हैं, सड़कें बनाने में, बिल्डिंग बनाने में काम आते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ से मिल जाएंगे, जैसे कि सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, जिप्सम है, एटीसी। इसके बाद ये कह रहा है कि डोलोमाइट और लाइमस्टोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, ये भी आपको इसी बेल्ट में मिलेगा। गुजरात में आपको पेट्रोलियम डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, और गुजरात और राजस्थान में आपको सॉल्ट रिसोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सॉल्ट रिसोर्सेज यानी कि नमक वाली बेल्ट भी यहीं पे है। आपको याद होगा कि दांडी कहाँ पे है? गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी तक एक मार्च की थी, और दांडी कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है बेटा, इसके अलावा गुजरात में आपको पेट्रोलियम डिपॉजिट्स भी देखने को मिलेंगे। फोर्थ हमारे पास एक बेल्ट है, हालांकि हमारी बुक ने तीन ही बेल्ट की हमसे बात की थी, लेकिन एक और बेल्ट उसमें दे रखी है, ये है हमारी हिमालयन बेल्ट, ये वाली बेल्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि द हिमालयन बेल्ट इज अनदर मिनरल बेल्ट वेयर कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन, ये सारे मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और दोनों हिस्सों में, ईस्टर्न में भी और वेस्टर्न पार्ट्स में भी, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह आपको मिनरल्स नजर आ जाएंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि जो हमारी असम वैली है, यहाँ पे आपको ऑयल डिपॉजिट्स देखने को मिल जाते हैं। हमारा जो असम वैली है, ये वाली जो वैली है हमारी, यहाँ पे आपको ऑयल देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फेरस मिनरल्स की। तो सबसे पहले हमारी बुक हमें कह दी कि फेरस मिनरल्स सच एज आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट, etc प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेटलर्जिकल मतलब होता है बेटा ऐसी इंडस्ट्री जो कि मेटल पे बेस्ड है, मतलब जो रॉ मटेरियल के लिए किसे यूज करती है? मेटल को यूज करती है। ठीक है, तो फेरस मिनरल्स यानी कि आयरन वाली जो मिनरल्स है, वो ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रॉ मटेरियल के लिए किसे यूज करती है? मेटल को यूज करती है। तो अब फेरस मिनरल्स में जो सबसे पहले हमारे पास मिनरल हम जो पढ़ने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आयरन ओर। तो कह रहा है कि इंडिया में आपको बहुत अच्छे रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे आयरन ओर के, और एशिया में सबसे ज्यादा जो आयरन ओर रिजर्व है वो कहाँ पे है? इंडिया के पास में है। अब हमारे इंडिया में दो तरीके के आयरन ओर हमें देखने को मिलते हैं, एक है हेमेटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। ये कह रहे हैं कि इंडिया में आयरन ओर जो है अच्छी क्वालिटी का है, और पूरे वर्ल्ड में इसकी अच्छी खासी डिमांड भी आपको देखने को मिल जाएगी। मैनी आयरन ओर माइंस आर लोकेटेड नियर कोल फील्ड्स। तो आयरन ओर माइंस जो है कोल फील्ड्स के अगल बगल हैं, आसपास ही हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि आयरन और स्टील प्रोडक्शन में हेल्प मिल जाती है। भाई इधर से फ्यूल मिल गया, ठीक है, ये फ्यूल आ गया, और यहाँ पे हमें आयरन मिल गया, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में और क्या चाहिए? ये दो चीजें तो चाहिए होती है। ठीक है, तो इससे हेल्प मिल जाती है।
आयरन ओर के बारे में आगे हमारी बुक हमसे कह रही है कि कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये उड़ीसा में आपको मिलेगा, इन सारे रीजन्स में, सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार हिल रेंजेस। झारखंड में आपको ये मिलेगा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, नोवा मुंडी एंड गोवा में। छत्तीसगढ़ में आपको दुर्ग, दांतेवाड़ा, बेलाडीला वाले रीजन में मिलेगा। कर्नाटका में आपको इन सारे रीजन्स में मिलेगा, बेलारी, चिक्कमंगलुरु, शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, ईटीसी। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में भी ये आयरन ओर हमें देखने को मिलता है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो क्या है कि यहाँ से आपके मैप में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जो मैप हमारे हमसे पूछा जाता है, उसमें कुछ आयरन और माइंस पूछी जाती है जो कि बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो आयरन और माइन हमसे पूछी जाएगी ये है मयूरभंज, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, अ मेजर आयरन और माइन इन उड़ीसा, तो आपको वहां पे क्या लिख देना है, लोकेट करके मयूरभंज। ठीक है बेटा। दूसरी है हमारे पास बेलाडीला, जो कि छत्तीसगढ़ में है। थर्ड है हमारे पास रत्नागिरी, ये बहुत पूछी जाती है, ये महाराष्ट्र में है। और इसके बाद है हमारे पास बेलारी, जो कि कर्नाटका में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप आपको रटा हुआ होना चाहिए बाय हार्ट, बहुत आसान है। इस चैप्टर में जो बच्चे डरते हैं सबसे ज्यादा, वो मैप से ही डरते हैं। अगर एक एक करके पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, और मैंने सारे मैप एक एक करके बना रखे हैं अलग अलग, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। सेकंड फेरस मिनरल्स हमारे पास आता है मैग्नीज। तो मैग्नीज यूज कहाँ होता है, तो सबसे पहले जो मैग्नीज यूज होता है वो होता है आयरन ओर को स्मेल्ट करने में, मतलब आयरन ओर को पिघलाने में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है मैग्नीज का। इसके अलावा इससे फेरो एलॉयज भी बनाए जाते हैं। फेरो एलॉयज का मतलब होता है ऐसे एलॉय जिसमें फेरस होता है, जिसमें आयरन होगा और दूसरे मेटल्स होंगे। ठीक है, एलॉय क्या होता है, दो अलग अलग मेटल का मिक्सचर, उसे हम क्या बोलेंगे, एलॉय बोलते हैं। अलग अलग मेटल्स का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो मैग्नीज का यूज कहाँ पे होता है, फेरो एलॉयज बनाने में भी होता है, आयरन के एलॉयज बनाने में भी होता है। अब इंडिया में जो आपको मैग्नीज मिल रहा है वो धारवाड़ रॉक सिस्टम में मिल रहा है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत तरीके के रॉक सिस्टम है, आपको बस याद रखना है धारवाड़ रॉक सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि रॉक सिस्टम पे आपके लिए अलग वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि मैग्नीज आपको सबसे ज्यादा एमपी और उड़ीसा में देखने को मिलेगा। लीडिंग प्रोड्यूसर मैग्नीज के कौन है, एमपी एंड उड़ीसा। एमपी के मैग्नीज बेल्ट में आपको बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमार, मांडला और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कर्नाटका एक इंपॉर्टेंट मेजर प्रोड्यूसर है, यहाँ पे धारवाड़, बेलारी, ये सारी के सारी आपको देखने को मिलेंगी। एमपी में आपको जो याद रखनी है वो बालाघाट याद रखनी है, और कर्नाटका में जो आपको याद रखना है वो शिवमोगा याद रखना है, क्योंकि ये आपसे मैप में पूछे जाने वाला है। ठीक है, द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, अ मेजर मैग्नीज माइन इन एमपी, व्हाट विल बी द आंसर, बालाघाट। सेम क्वेश्चन, शिमोगा, कर्नाटका। ठीक है, अ मेजर मैग्नीज माइन इन कर्नाटका, व्हाट विल बी द आंसर, शिमोगा या शिवमोगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, शिमोगा और शिवमोगा एक ही चीज है। अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। तो नॉन फेरस मिनरल्स में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मिनरल आता है वो है बॉक्साइट। और बॉक्साइट से हम लोग बनाते हैं एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से हम लोग क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम बनाते हैं। इंडिया में ये आपको लेटराइट रॉक्स में मिलेगा, हिल्स में, प्लेट्यूज में, कोस्टल एरियाज में, लगभग हर जगह मिलेगा। और लेकिन कहाँ पे मिलेगा, कौन से रॉक सिस्टम में मिलेगा, लेटराइट रॉक सिस्टम में मिलेगा। एक कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट होता है वो उड़ीसा में होता है। कालाहांडी, संबलपुर, बोलांगीर एंड कोरापुट, इन सारे रीजन्स में। इसके अलावा आपको झारखंड में भी अच्छे खासे डिपॉजिट्स मिल जाएंगे बॉक्साइट के, और गुजरात में भी अच्छे खासे डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। इसके बाद एमपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और इन सारे स्टेट्स में। अब ये सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये उड़ीसा वाला पॉइंट याद रख लेना है इंपॉर्टेंटली। इसके बाद जो मैप में पूछे जाते हैं वो आपको याद रख रहे हैं। मैप में कौन कौन से पूछे जाएंगे, अ मेजर बॉक्साइट माइन इन एमपी, व्हाट विल बी द आंसर, कटनी। छत्तीसगढ़ में है बिलासपुर, और उड़ीसा में है कोरापुट। ये आपको याद रखनी है बॉक्साइट माइंस। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉपर। सेकंड नॉन फेरस मिनरल हमारे पास कौन सा आ जाता है, कॉपर आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉपर यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। वायर्स वायर्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्मर्स बनाने के लिए और जनरेटर्स बनाने के लिए। ये एलोएबल है, मतलब इसे आप दूसरे मेटल के साथ मिला सकते हैं। ये मैलिएबल है और डक्टाइल है।
अब मैलिएबल और डक्टाइल क्या होता है, अगर आपको इतना बेसिक भी नहीं पता तो फिर आप क्लास 12th में क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल के इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अब ये क्या है, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो कॉपर एलोएबल भी है, मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है कॉपर। इसके बाद ये कह रहा है कि इट इज ऑल्सो मिक्सड विद गोल्ड, इसे गोल्ड के साथ भी मिलाया जाता है जिससे कि ज्वेलरी स्ट्रांग हो जाती है। याद रखना, जो प्योर गोल्ड है वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होता, उससे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। उसमें कुछ रेशियो में हम लोगों को कॉपर पे मिलाना पड़ता है जिससे कि वो स्ट्रांग हो जाता है। अब मेजर कॉपर डिपॉजिट्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे इंडिया में? झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, एमपी के बालाघाट में, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा कुछ माइनर प्रोड्यूसर्स भी है जहाँ पे हल्का फुल्का ये होता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की, जो मैप में पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मेजर कॉपर माइंस हैं। तो 1 और 2 यानी कि हजारीबाग और सिंहभूम, ये दो मेजर कॉपर माइन हमारी कहाँ पे है? झारखंड में है। खेतरी माइन कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो खेतरी माइन है आपको याद रखनी है, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अब बात करते हैं। मेटल्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया। मेटल्स में हमने दो पढ़े, एक हमने पढ़ा फेरस मिनरल्स जिनमें आयरन होता है, और नॉन फेरस मिनरल्स जिनमें आयरन नहीं होता। अब बात करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स की जो कि नॉन मेटेलिक है, वो मेटल नहीं है। अब क्या क्या है वो? सबसे पहले हमारे पास आता है माइका। अब माइका जो यूज होता है ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, टीवी को सारी चीजें बनाने में यूज होता है, एसी वगैरह फ्रिज बनाने में यूज होता है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि माइका को आप पतली पतली शीट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये छोटी छोटी सी पतली पतली शीट्स है, आप सारी शीट्स को एक एक करके ऊपर से निकाल सकते हैं। कह रहा है कि झारखंड में इसकी एक अच्छी खासी बेल्ट है जो कि 150 किलोमीटर लॉन्ग है, जो हजारीबाग में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी ये अच्छी खासी क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाएगा, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान में भी इसकी बहुत लंबी बेल्ट है जो कि लगभग 320 किलोमीटर की है, फ्रॉम जयपुर टू भीलवाड़ा एंड उदयपुर। ठीक है, ये सारी बेल्ट किसकी है? माइका की है। इसके बाद ये कह रहा है कि इसके अलावा आपको माइका कहाँ कहाँ मिल जाएगा? कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में भी आपको माइका मिल जाएगा। मेजरली आपको याद रखना है झारखंड और राजस्थान। ठीक है, एक अच्छी खासी लंबी बेल्ट, यहाँ पे ऊपर देखो 150 किलोमीटर, और यहाँ पे देखो 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर की अच्छी खासी लंबी बेल्ट है हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज की। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज वो है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, चाहे हम लोग वो अपने बाइक के लिए यूज करें, चाहे हम लोग उसे कार के लिए यूज करें, या किसी भी तरीके से एनर्जी जनरेट करने के लिए हम उसे यूज करें, उन सारे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, जो कि पावर जनरेशन में काम आते हैं। ठीक है, ये एग्रीकल्चर में बहुत जरूरी होते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सेक्टर में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बिना एनर्जी रिसोर्सेज के इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, मैं कहता हूँ पूरा वर्ल्ड ठप पड़ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स आर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सारे के सारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, इन्हें हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी कि बहुत पुराने टाइम से चले हुए आ रहे हैं, और ये एग्जॉस्टेबल है, यानी कि ये खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। जितना इंटेंसिवली हम इन्हें यूज कर रहे हैं, बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी रिसोर्स आता है ये कन्वेंशनल है, और इसका नाम है कोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि कोल इज मेनली यूज फॉर थर्मल पावर जनरेशन एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। थर्मल पावर यानी कि हीट जनरेट करने के लिए इसका यूज होता है, और आयरन को पिघलाने के लिए इसका यूज होता है। कह रहा है कि इंडिया में जो कोल है वो आपको गोंडवाना रॉक्स में देखने को मिलेगा और टर्शरी रॉक्स में देखने को मिलेगा। फिर से वही, ये कुछ नहीं है, ये रॉक्स जो है उनकी एज होती है अलग अलग। तो कुछ हमारे पास जो कोल है वो गोंडवाना रॉक्स में मिलेगा जो बहुत पुराने हैं, और कुछ हमें जो मिलेगा वो टर्शरी रॉक्स में मिलेगा, टर्शरी एज के रॉक्स में मिलेगा। कह रहा है कि इंडिया में जो 80% जो कोल है वो बिटुमिनस क्वालिटी का है, और याद रखना बिटुमिनस जो क्वालिटी होती है कोल की वो सबसे लो ग्रेड होती है, सबसे थर्ड क्लास होती है, बकवास होती है, आप इसे यूज नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो होता है ये नॉन कोकिंग टाइप का होता है। बिटुमिनस जो कोल होता है ये नॉन कोकिंग होता है। इसका मतलब ये कि जब आप इस कोल को जलाएंगे ना, तो ये राख हो जाएगा पूरी तरीके से। जैसे ये कोई
कोल का एक टुकड़ा पड़ा है, कोयले का एक टुकड़ा पड़ा है, जैसे ही आप इसे जलाएंगे ये राख हो जाएगा तुरंत। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो कोकिंग टाइप होता है, यहाँ पे देखो, इस वाली इमेज में देखो, ये होता है कोकिंग टाइप। इसे आप हीट करेंगे, ये गर्म हो जाएगा और इस तरीके से लावा की तरह हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा लावा की तरह। ये बहुत देर तक हीटेड रहता है, तो ये वाला कोल जरूरी होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत देर तक आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, फ्यूल और हीट प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि मेजर आपको गोंडवाना जो कोल है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, दामोदर वैली में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं जहाँ से कोल निकाला जाता है, जैसे कि रानीगंज है, झारिया है, बोकारो, गिरिध, करणपुरा, ईटीसी। अब आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, कि झारिया जो है झारखंड का, ये लार्जेस्ट कोल फील्ड है। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ी जो कोल फील्ड है वो है झारिया, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, झारखंड में मिलेगी। एंड इट इज फॉलोड बाय रानीगंज, और सेकंड नंबर पे आ जाती है रानीगंज, वेस्ट बंगाल की। ठीक है। कोल के बारे में ही आगे हमारी बुक हमें बता रही है कहाँ कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपको कोल माइनिंग सेंटर मिलेंगे वो मिलेंगे एमपी और यूपी के सिंगरौली में। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है बच्चों। इसके अलावा ये कह रहा है कि टर्शरी कोल जो है, टर्शरी कोल होता है हिमालयाज की एज का। जो हमारा हिमालय है बेटा, वो टर्शरी एज में बना था, ये आपको याद रखता है। ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये जो रॉक सिस्टम आप पढ़ रहे हैं ये और कुछ नहीं है, ये हमारा जो अर्थ सरफेस है उसकी एज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, टर्शरी एज, गोंडवाना एज, विंध्यन एज, सतपुड़ा एज, वो सारी की सारी है। ठीक है बेटा। तो ये कह रहा है कि टर्शरी कोल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा। और ध्यान से देखो, ये सारे के सारे हिमालयन स्टेट्स है, यानी कि हिमालय के बनने के बाद ही ये सारे स्टेट्स बने थे, और यहीं पे हमें टर्शरी कोल देखने को मिलता है, टर्शरी एज का कोल देखने को मिलता है। तो मेघालय में इन सारे रीजन्स में, असम में इन सारे रीजन्स में, अरुणाचल प्रदेश में इन सारे एरियाज में, और जम्मू कश्मीर में इन सारे एरियाज में हमें देखने को मिलता है। इसमें जो नामचिक नामफुक वाला जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, ये बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। इसके बाद हमारी बुक हमसे कह रही है द ब्राउन कोल और लिग्नाइट कोल। देखो, कोल ना कई कैटेगरी का होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छा जो क्वालिटी होती है वो होती है एंथ्रासाइट। ठीक है, फिर लिग्नाइट होता है, इसके बाद बिटुमिनस होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो एंथ्रासाइट है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। सबसे ज्यादा हमने अभी क्या पढ़ा कि 80% हमारे पास कौन सी क्वालिटी का कोल है, बिटुमिनस है। ठीक है, ये तो एक लिग्नाइट कोल भी हमारे पास देखने को मिलता है तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर में, इन सारे एरियाज में आपको लिग्नाइट कोल देखने को मिलेगा, जिसे हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं। अब मेजर कोल माइंस कौन कौन सी है हमारे पास, अभी मैं आपको बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट है झारिया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, झारिया, और ये कहाँ पे है, झारखंड में है। ठीक उसके नीचे है बोकारो, ये भी झारखंड में है। इसके ठीक बगल में आ जाती है रानीगंज, जो कि है वेस्ट बंगाल में। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पूरे साउथ इंडिया में कोई इंपॉर्टेंट कोल डिपॉजिट हमें देखने को नहीं मिलता, पूरे साउथ इंडिया में इस बेल्ट में, लेकिन एक जगह पे हमें कोल डिपॉजिट मिलते हैं, दैट इज नवेली। ठीक है, नवेली में हमें लिग्नाइट कोल देखने को मिलता है, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसके बाद सेकंड कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हमारे पास क्या है, पेट्रोलियम है। तो ये कह रहा है कि जो क्रूड पेट्रोलियम है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो ये पेट्रोल है ये किस चीज से बना होता है, या तो लिक्विड या फिर गैसियस हाइड्रोकार्बन से ये बना हुआ होता है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है ये आपको साइंस में देखना पड़ेगा। ठीक है, बस याद रखना है कि ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैस फॉर्म में भी होता है, और होता क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, उससे बना हुआ होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद ये कह रहा है इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे एनर्जी मिलती है बहुत ज्यादा। हम सबको पता है इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी आज की डेट में भी मेजर सोर्स क्या है एनर्जी का, ट्रेन में, बाइक्स में, कार में, ट्रक में ज्यादातर क्या डलेगा, पेट्रोल ही डलता है। ठीक है, तो इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर व्हीकल्स, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, ईटीसी। इसके अलावा ये कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने में भी यूज होता है, मतलब पेट्रोल से बनने वाले केमिकल में भी ये यूज होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, फाइबर्स, ईटीसी। इसके अलावा इससे मेडिसिन, वैसलीन, लुब्रिकेंट, वैक्स, सोप एंड कॉस्मेटिक्स भी बनाए जाते हैं। ये जो आप वैसलीन जो होठों पे लगाते हो ना, कि सर्दियों में होठ फट गए या बहुत ज्यादा धूप में होठ फट गए और उसके बाद आप वैसलीन लगाते हैं, वो किससे बनती है, पेट्रोल से बनती है। अगर आप उस पर पढ़ेंगे तो उस पर कहीं ना कहीं लिखा होगा पेट्रोलियम जेली। ठीक है।
इसके बाद ये कह रहा है कि क्रूड पेट्रोलियम इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। इंडिया में जो पेट्रोल मिलता है हमें कौन से रॉक्स में मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। और कौन से टाइम के सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है? टर्शरी एरा के, टर्शरी पीरियड के, यानी कि उसी टाइम के जिस समय हिमालयाज बने थे, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा ये कह रहा है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन इंक्रीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इन 1956। ऑयल को ढूंढने का हमने जो मेजर काम शुरू किया, मेनली जो हमने ऑयल को एक्सप्लोर करने का काम शुरू किया, वो कब किया? 1956 के बाद, जब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। उसके बाद ये कह रहा है कि इससे पहले, इस कमीशन के बनने से पहले, 1956 से पहले, असम में एक जगह है दिग्बोई, हमारे पास वही एक सोर्स था ऑयल प्रोडक्शन का। इसके अलावा हमारे पास और कोई सोर्स नहीं था। आज की डेट में हमारे पास गुजरात में भी ऑयल प्रोडक्शन होता है, मुंबई में भी ऑयल प्रोडक्शन होता है, और असम में भी होता है। तो आगे पेट्रोलियम के बारे में ही हमसे बात की जा रही है। कह रहा है कि असम में आपको मेजर ऑयल फील्ड्स कौन कौन सी देखने को मिलेंगी? दिग्बोई, नहरकटिया एंड मोरान। अच्छा, ये क्वेश्चन इस बार एमसीक्यूज में सीबीएसई ने हमसे पूछा था, और इतना घुमा फिरा के पूछा था। कहा था कि इन सबको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, इनमें से कौन सा ईस्ट में है और कौन सा वेस्ट में है, इन्हें अरेंज करो। तो याद रखना, आपको अब चारों डायमेंशन से स्टडी करनी होगी, हर डायमेंशन से स्टडी करनी होगी, तभी आप एमसीक्यूज सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि गुजरात में भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं, जैसे कि अंकलेश्वर है, कलोल, महसाना, नवागम, कोसांबा एंड लूनेज। मुंबई हाई एक इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है हमारे पास, जिसे कि 1973 में डिस्कवर किया गया था, और यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू होता है 1976 में। ठीक है, ये मुंबई से 160 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इसके बाद ये कह रहा है कि ऑयल और गैस आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? कृष्णा गोदावरी जो रिवर है उनके बेसिन्स में, यानी कि उनके एरियाज में, जहां जहां से उन्हें पानी मिलता है वहां पे देखने को मिलेगा, और कावेरी बेसिन में मिल सकता है आपको ऑयल एंड गैस। इसके बाद ये कह रहा है कि जो ऑयल हम निकालते हैं इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। ये जो क्रूड ऑयल हम निकालते हैं कुओं से, इसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है। अब इसे हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसे रिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो इंडिया में हमारे पास दो तरीके की रिफाइनरीज है। पहली है फील्ड बेस्ड। फील्ड बेस्ड रिफाइनरी वो होती है जो कि ऑयल फील्ड के बिल्कुल बगल में हो, जैसे ऑयल फील्ड से आपने ऑयल निकाला और वहीं पे उसे रिफाइन करके मार्केट में भेज दिया। ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो रिफाइनरीज है वो है मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड का मतलब ये है कि आपने फील्ड से ऑयल निकाला लेकिन आसपास कोई रिफाइनरी नहीं है, मार्केट के पास ही आपने रिफाइनरी बना रखी है, वहीं पे जाके ऑयल रिफाइन होगा और वहीं से मार्केट में सेल आउट हो जाएगा। तो ये फील्ड बेस्ड ऑयल रिफाइनरीज की डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरीज की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो रिफाइनरीज लोकेटेड नियर ऑयल फील्ड्स, ठीक है, ऑयल फील्ड के बगल में ही होंगी, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? फील्ड बेस्ड ऑयल रिफाइनरीज। मार्केट के बगल में अगर रिफाइनरी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी। ठीक है। अब हमारे इंडिया में मेजर ऑयल रिफाइनरीज जो हमसे पूछी जाती है एग्जाम में, वो तीन है। सबसे पहली है मथुरा जो कि यूपी में है, ये बहुत पूछी जाती है। दूसरी है जामनगर जो कि गुजरात में है, और थर्ड हमारे पास आती है बरौनी जो कि बिहार में है, और ये इस बार 2026 बोर्ड में सीबीएसई में पूछी गई थी मैप पे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये तीनों याद रखनी है, मथुरा, जामनगर, बरौनी। इस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स लाने का तरीका एक ही है, क्योंकि ज्यादातर जो वेटेज है इस चैप्टर की वो कहाँ पे बनती है? वो मैप पे बनती है। ठीक है। तो जो मैप्स हमारे पास कम है, जैसे कि ये ऑयल रिफाइनरीज हमारे पास सिर्फ तीन है, ठीक है, इसके अलावा कॉपर की माइंस हमारे पास सिर्फ दो ही थी, बॉक्साइट की हमारे पास कम थी, दो तीन माइंस थी। ठीक है। तो जो जो माइंस कम है, जो जो लोकेशंस कम है, वो आपको बिल्कुल रट लेनी है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स आता है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस हमें मिलती कहाँ पे है? ये पेट्रोलियम के साथ ही निकलती है, और जब हम इस पेट्रोलियम को सरफेस पे लाते हैं तब ये रिलीज होती है। ठीक है। नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ ही निकलती है। जब हम पेट्रोलियम को, यानी कि इस क्रूड ऑयल को सरफेस पे लाते हैं, तब ये जो नेचुरल गैस है ये रिलीज होती है, और इसे हम ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है। अब ये यूज कहाँ होती है? ये पावर जनरेशन में यूज होती है, वही सारी इलेक्ट्रिसिटी और इंजन वगैरह में यूज होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल हीटिंग में भी ये यूज होती है। इंडस्ट्रीज में हीट करने के लिए, एनर्जी हीट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। इसके बाद ये कह रहा है इट इज ऑल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे भी इन्हें यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। इसके अलावा इसे सीएनजी और पीएनजी में यूज किया जाता है। सीएनजी जो व्हीकल्स में डलती है, और पीएनजी जो हमारे घरों में कुकिंग में यूज होती है। तो यहाँ पे भी नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। अब नेचुरल गैस के आपको मेजर रिजर्व्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? मुंबई हाई,
कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन यहाँ पे देखने को मिले। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये खत्म हो जाएंगे, ये एग्जॉस्टेबल है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा दे विल बी एग्जॉस्टेड, खत्म हो जाएंगे, फिर आप कहाँ से लाओगे। तो इसलिए हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उन पे काम करना शुरू कर दिया है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, बायोमास, ईटीसी। ये सारे सस्टेनेबल है, मतलब ये खत्म नहीं होंगे इतनी जल्दी। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि दे आर मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इससे इन्वायरमेंट को कम नुकसान होता है, एंड इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, और लगभग हर एरिया में आपको इक्वालिटी में मिलेंगे, कहीं पे बहुत ज्यादा कम नहीं मिलेंगे, कहीं पे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल में नहीं। ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज इको फ्रेंडली, इससे जो हमारी इकोलॉजी है, जो एनवायरमेंट है, उससे उसे नुकसान नहीं होता, और ये सस्ती भी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये सस्ती है। ओके। तो सबसे पहले नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज को। तो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए दो रिसोर्सेज होते हैं, एक है यूरेनियम और एक है थोरियम। ये दोनों मिनरल्स को हम कहाँ यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए, आपको याद रखना है यूरेनियम एंड थोरियम। तो यूरेनियम आपको मिलता है धारवाड़ रॉक सिस्टम में, और कहाँ कहाँ मिलेगा ये आपको, सिंहभूम कॉपर बेल्ट में, इन उदयपुर, अलवर, झुंझुनू राजस्थान, दुर्ग इन छत्तीसगढ़, बांद्रा इन महाराष्ट्र, कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश, इन सारे एरियाज में आपको यूरेनियम अच्छा खासा मिल जाएगा। अब थोरियम कहाँ से निकलता है, थोरियम मोनेजाइट से निकलता है और इल्मेनाइट से निकलता है। अब ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं बीच सैंड से, यहाँ से निकलेंगे। ठीक है। तो बीच सैंड से निकाले जाएंगे इल्मेनाइट एंड मोनेजाइट, और इनसे बाद में निकाला जाएगा थोरियम। ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है ये आपको केरला में और तमिलनाडु में कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेंगे। तो वर्ल्ड में जो रिचेस्ट मोनेजाइट है, मोनेजाइट वाले जो एरियाज हैं वो कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, केरला में इन दोनों एरियाज में, पलक्कड़ और कोल्लम में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास, और उड़ीसा में महानदी रिवर के डेल्टा के आसपास आपको जो थोरियम है वो मिलता है। ठीक है। इसके बाद वही न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी बुक में कह रही है एटॉमिक एनर्जी कमीशन को हमने सेटअप किया था 1948 में, ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। इसके बाद ये कह रहा है द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉम्बे, इसे हमने 1954 में सेटअप किया, और बाद में इसका नाम बदल के हमने रख दिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि पार्क इन 1967। अभी इंडिया में कौन कौन से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सबसे पहला और सबसे जो पुराना है वो है महाराष्ट्र का तारापुर। इसके बाद तमिलनाडु का कलपक्कम, कर्नाटका में कायगा, राजस्थान का रावत भाटा, यूपी का नरोरा एंड गुजरात का काकरापाड़ा। ठीक है बेटा, ये आपने क्लास 10 में पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आता है सोलर एनर्जी, ये भी कभी खत्म नहीं होने वाला। तो सोलर एनर्जी कब प्रोड्यूस की जाती है, बाय कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू एनर्जी। जब हम लोग सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे, सोलर एनर्जी। और ये कैसे कन्वर्ट होती है एनर्जी में, बाय यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल। मतलब क्या है फोटोवोल्टिक सेल, क्या होता है बेटा, ये धूप को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो सारी एनर्जी इस सेल में जाके ट्रैप होती है। ठीक है। अब सोलर एनर्जी को टैप करने के हमारे पास दो मेथड है, एक है फोटोवोल्टेक सेल, जो अभी मैंने आपको बताया, ये सोलर पैनल के नीचे एक बैटरी जैसी लगी होगी, जो कि हीट को यानी कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और दूसरा आता है हमारे पास सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। ठीक है, सोलर एनर्जी से हम चीजों को हीट करने में काम आते हैं, जैसे कि हीटर्स है, ड्रायर्स है, सोलर कुकर्स है, ये सारे किस पे काम करते हैं, सोलर थर्मल एनर्जी पे काम करते हैं, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, ये कॉस्ट इफेक्टिव है यानी कि सस्ती है, इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, और इजी टू सेटअप है, बहुत इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। ये 7% मोर एफिशिएंट है, मतलब 7% ज्यादा प्रोडक्टिव है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी करती है ये अदर देन कोल एंड ऑयल प्लांट्स। और 10% मोर देन न्यूक्लियर प्लांट्स, इससे 10% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब इससे ज्यादा काम करती है ये, इस तरीके से समझ लेना इसे। ठीक है। कोल और ऑयल प्लांट जितना काम करेंगे उससे 7% ज्यादा काम कौन करेगी, सोलर एनर्जी करेगी। न्यूक्लियर प्लांट जितना काम करेंगे उससे ज्यादा 10% काम कौन करेगा, सोलर एनर्जी करती है। इस तरीके से याद रखना है इसे। अभी मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ यूज होगी, हीटर्स में, क्रॉप ड्रायर्स में, सोलर कुकर्स में, ईटीसी।
इसके बाद ये कह रहा है कि हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे कि गुजरात हो गया और इसके अलावा जो हमारा राजस्थान है जो डेजर्ट वाला एरिया है, यहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को टैप करने का। बहुत अच्छी धूप यहाँ पे होती है और बहुत ज्यादा एनर्जी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि फोटोवोल्टिक सेल क्या होते हैं। ये सनलाइट को एनर्जी में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। और जो सोलर थर्मल पैनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, सनलाइट को हीट में कन्वर्ट करते हैं। चाहे वाटर को हीट करने में उसका यूज कर लो, चाहे एयर को हीट करने में उसका यूज कर लो। नेक्स्ट हमारे पास आती है विंड एनर्जी। कह रहा है कि बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है, इनएग्जॉस्टेबल है, कभी खत्म नहीं होने वाली क्योंकि हवा हमेशा चलती रहती है। तो इस काइनेटिक एनर्जी को, विंड की काइनेटिक एनर्जी को हम टरबाइन की हेल्प से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको फैन नजर आ रहे हैं, ये फैन नजर आ रहे हैं, ये जब हवा चलेगी तो ये घूमेंगे तो टरबाइन घूमेगी और टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि कुछ परमानेंट विंड्स है जो कि हमेशा चलती रहती है, जो कभी नहीं रुकती, जैसे कि ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्लीज है, मानसून है, ये सारे आपने क्लास 11th में पढ़ी है। ठीक है, ये सारी की सारी परमानेंट विंड्स है और इनसे हम लोग विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल विंड की हेल्प से भी आप लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड सी ब्रीजेस। कोस्टल एरियाज में ये लैंड सी ब्रीजेस रोज का फिनोमिना है, रोज चलती है वहां पे लैंड सी ब्रीज। ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, इससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे भी अच्छी खासी कंडीशन है फॉर विंड एनर्जी जनरेशन। यहाँ पे भी आप विंड एनर्जी के लिए प्लांट लगा सकते हैं। इसके बाद आता है टाइडल एंड वेव एनर्जी। हम सबको पता है ये सारी चीजें हमने क्लास 10 पे पढ़ी है। तो कह रहा है ओशन करंट्स आर स्टोर हाउस ऑफ इनफिनाइट एनर्जी। इनसे भी आप अच्छी खासी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कह रहा है कि इंडिया का जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे आप टाइडल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेव एनर्जी है बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। इसके बाद ये कह रहा है कि इंडिया के पास हाई टाइडल एनर्जी पोटेंशियल है अलोंग द कोस्टल एरियाज, बट इट रिमेन्स लार्जली अनयूटिलाइज्ड। हालांकि हमारे पास देखो कितना बड़ा एक कोस्टल एरिया है, इतना बड़ा हमारे पास कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे भी टाइड्स हमें देखने को मिलती है, खासकर हाई टाइड्स यहाँ पे देखने को मिलती है, जिससे हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि इतना पोटेंशियल होने के बाद भी अभी भी ये अनयूटिलाइज्ड है, मतलब अभी भी हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं ज्यादा, यहाँ से हम ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ, जियो थर्मल एनर्जी। हम सबको पता है कि जब मैग्मा अर्थ सरफेस पे पहुंचता है तो ये हीट रिलीज करता है। ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ऊपर मैग्मा उठा तो ये क्या करेगा, इस पूरे को हीट अप कर देगा, इस पूरे एरिया को क्या कर देगा, हीट अप कर देगा। अब ये कह रहा है इस जियो थर्मल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये कह रहा है हॉट वाटर फ्रॉम गीजर वेल्स इज यूज टू जनरेट थर्मल एनर्जी नोन एज अ जियो थर्मल एनर्जी। आपको पता होगा कि कई जगह क्या होता है कि गर्म पानी निकल रहा होता है अर्थ सरफेस से, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं। इससे आप थर्मल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वही हीट वाली एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जिसे आप जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। कह रहा है कि इंडिया में और जियो थर्मल एनर्जी प्लांट हैज बीन कमीशन एट मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में एक जगह है मणिकरण, जहाँ पे जो हमारा सिख कम्युनिटी है उनका एक बहुत फेमस गुरुद्वारा साहिब है। ठीक है, वहां पे आपको इस तरह के गीजर्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पे हमने जियो थर्मल पावर प्लांट लगा रखे हैं। नेक्स्ट एक नोट करके आपको कहीं ना कहीं लिख लेना है, ये हमारी बुक में दिया है। ठीक है, तो आपको ये लिख लेना है। कह रहा है द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप द अंडरग्राउंड हीट वाज मेड इन द सिटी ऑफ बॉयस इडाहो इन यूएसए। 1890 में सबसे पहले हमने अंडरग्राउंड हीट को टैप करने की कोशिश करी थी, यानी कि उससे एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करी थी। बायो एनर्जी लास्ट टॉपिक है हमारा। ये कह रहा है इसे हम कहाँ से बनाते हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज से बनाते हैं। कहाँ से आते हैं वो बायोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्लांट से आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर रेजिड्यूज है वहां से आप बना सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो कि बायोलॉजिकल वेस्ट है, उससे भी आप बायो एनर्जी बना सकते हैं। इसे आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुकिंग गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इससे क्या हेल्प हमें मिलेगी, जो वेस्ट और गार्बेज है, इससे आप एनर्जी जनरेट कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा ये रूरल इकोनॉमी को हेल्प करता है, क्योंकि रूरल एरियाज में गोबर गैस वगैरह बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वहां पे उस गांव में ये इकोनॉमी को हेल्प करता है। इसके अलावा पोल्यूशन को कम करता है
और जो फ्यूल वुड है यानी कि लकड़ी पे रूरल एरियाज में डिपेंडेंस को कम करता है, क्योंकि हमें पता है कि रूरल एरियाज में आज भी लोग जंगल से लकड़ी लेके आते हैं और उस पर अपना खाना वगैरह सब बनाते हैं। तो जहाँ पे उनके पास ये बायोगैस वाला प्लांट होगा, बायोगैस वाला चैम्बर होगा, तो वहाँ पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक एग्जाम्पल है वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट एट ओखला, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में इस तरह का एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, जिससे कि हम रिसोर्सेज को बचा सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होंगे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। और जो हमारे पास एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है यानी कि जो खत्म होने वाले रिसोर्सेज हैं, जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, उन्हें कम से कम यूज करो, उन्हें रिप्लेस कर दो। किसके साथ? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के साथ। स्क्रैप मेटल को फिर से हम लोग रिसाइकल करेंगे, जो फालतू का इधर उधर मेटल पड़ा हुआ है उसे फिर से हम लोग रीयूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास आयरन का स्क्रैप आपको आसपास देखने को मिल ही जाएगा, हम पुनः फिर से उसे रीयूटिलाइज कर लें। ठीक है, तो स्क्रैप मेटल्स को रिसाइकल करेंगे, स्पेशली कॉपर, लेड, जिंक, इन्हें हमें रिसाइकल करने की जरूरत है। इसके बाद ये कह रहा है कि ऐसे मेटल्स जो कि स्कार्स है, ऐसे मेटल्स जो कि बहुत कम है हमारे पास क्वांटिटी में, उनके लिए हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना चाहिए अभी से। सब्स्टिट्यूट मतलब उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। ठीक है, और इनका जो कंजप्शन है हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्कार्स मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो कि कम है, ऐसे मिनरल्स जो कि कम पाए जाते हैं हमारे इंडिया में, उनका एक्सपोर्ट कम करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी के पर्पज से हम जो एक्सपोर्ट करते हैं अपने इंडिया से मिनरल्स का, वो हमें कम करना पड़ेगा, जिससे कि हम इनके रिजर्व्स को बचा सके, इनके जो माइंस हैं उन्हें हम बचा सके। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने पूरी कोशिश की है आसान से आसान लैंग्वेज में तुम लोगों को समझाने की। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वीडियो लाइक करनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चैनल का नाम हम सबको पता है, हमारी उंगलियों पे रटा हुआ है, दैट इज CBSE योद्धा। अगर आपको बनना है CBSE योद्धा तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।